हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, उनके लिए मैं डेली लेके आती हूँ 3 बजे कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे पेपर 2 की क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 59, राइट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। इससे पहले हमारी यूनिट 1, यूनिट 3 एंड ख़त्म हो चुकी है और यूनिट 4 के कुछ चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है कौन सा, बोलो? ये है आपका डिविडेंड पॉलिसी, जिसका आज लास्ट लेक्चर बचा है। हमें कुछ थ्योरीज़ हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करनी है, राइट। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी क्लासेस होती हैं उनके लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप्स को, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, एंड पेपर 2 की ये सारी क्लासेस फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। साथ ही साथ पेपर 1 की 3 क्लासेस होती है। एक आपकी थ्योरी क्लास रहती है, एक एमसीक्यू की क्लास रहती है और एक जो न्यूमेरिकल है जैसे डीआई, मैथ्स, रीजनिंग, इसकी क्लास रहती है। तो ये भी आप कंसिस्टेंसी के साथ लेते रहिएगा, बिकॉज पेपर 1 की तैयारी करना भी साथ में ज़रूरी हो जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस ले रहे हैं उन सभी को पता है अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी, बोलो क्या? डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, लाभांश नीति निर्णय, राइट। तो 3 डिसीजंस होते हैं एफएम के अंदर जो हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। फाइनेंसिंग में क्या होता है? हम सोर्सेस ऑफ फंड्स कलेक्ट करते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। और फिर इन्वेस्टिंग में क्या होता है? कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, जिससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी टर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है। और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में हम क्या देखते हैं? बोलो क्या होता है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन? एक फर्म जितना प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से कितना रिटेन के लिए रखना होता है और कितना शेयर होल्डर्स को डीपी रेशियो यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो के थ्रू प्रदान करना होता है। ये सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर? डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन के अंदर। फिर अगर बात करें तो हम देखते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को 2 अप्रोचेस के माध्यम से। बोलो कौन कौन सी? एक है आपकी इररिलेवेंट अप्रोच, एक है आपकी रिलेवेंट अप्रोच। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब रेलेवेंट अप्रोच क्या होती है जल्दी से बता दीजिए। लास्ट 3 क्लासेस से मैं आपको बताते आ रही हूँ, राइट। रेलेवेंट अप्रोच में क्या होता है कि एक फर्म डिविडेंड जितना प्रदान करती है या नहीं करती है उसका फर्म की मार्केट वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है, ऐसा बोलती है रेलेवेंट अप्रोच। और इररिलेवेंट अप्रोच क्या बोलती है कि एक फर्म चाहे डिविडेंड पे करे या ना करे उसका फर्म की मार्केट वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बोलती है इररिलेवेंट अप्रोच, राइट। अब लास्ट क्लास में हमने रिलेवेंट अप्रोच की फर्स्ट थ्योरी पढ़ ली थी। बोलो कौन सी? वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल को हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था और उसकी असम्पशंस, मान्यताएं भी हमने देख ली थी। अब आज की क्लास में जो हमारी रेलेवेंट अप्रोच है ना, उसी के हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे, नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे, जो कि कौन सा है? बोलो आपका है गॉर्डन मॉडल। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हम पढ़ते हैं गॉर्डन मॉडल को। क्या कहते हैं गॉर्डन जी? देखते हैं, चलिए। गॉर्डन्स मॉडल, ओके। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गॉर्डन के अनुसार जो डिविडेंड पॉलिसी है ना, ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म। वही रेलेवेंट अप्रोच कि जो डिविडेंड पॉलिसी होती है, लाभांश नीति होती है, वो हमेशा ही प्रभावित करती है किसको? फर्म की वैल्यू को। किस तरीके से? ही शोड हाउ डिविडेंड पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये मॉडल गॉर्डन बोलता है कि ये मॉडल ये प्रदर्शित करता है, डिविडेंड पॉलिसी ये प्रदर्शित करती है
कि कितना हम मैक्सिमाइज यूज़ करें लाभांश नीति का, जिससे जो शेयर होल्डर्स हैं ना उनकी वेल्थ में क्या हो, मैक्सिमाइजेशन हो, अधिकतम हो। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक फर्म का, हमने दो देखा था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। पर हर एक फर्म ये चाहती है कि उसकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइजेशन हो। तो डिविडेंड पॉलिसी का, लाभांश नीति का गोल्डन मॉडल क्या कहता है कि लाभांश नीति प्रभावित करती है किसको बोलो, फर्म की वैल्यू को। तो इस तरीके से लाभांश नीति को बनाना चाहिए जिससे क्या हो, फर्म की जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो, अधिकतम हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, द मेन प्रपोजिशन ऑफ द मॉडल इस मॉडल का मेन प्रपोजिशन क्या है, दैट द वैल्यू ऑफ शेयर रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स एक्रूइंग टू द शेयर। कहने का मतलब ये मॉडल क्या कहता है कि जो शेयर की वैल्यू होती है ना, एक पर शेयर की वैल्यू किसी फर्म की, ये प्रदर्शित करती है कि फ्यूचर में उस शेयर पे कितना लाभांश प्राप्त होने वाला है। क्लियर है कि मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 से 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 100 तक पहुंचेगी। ये कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रदर्शित करता है कि उस पे प्राप्त होने वाला लाभांश भी कितना मिलेगा। जितना एक फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पे लाभांश भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। ये ऐसा मॉडल बोलता है। ओके, आगे देखिए, इसीलिए क्या, हैंस द डिविडेंड पेमेंट एंड इट्स ग्रोथ आर रेलिवेंट। मतलब कि जितना डिविडेंड पे किया जाता है एक फर्म के द्वारा और इट्स ग्रोथ, तो उससे जो फर्म की ग्रोथ होती है वो आपस में क्या है, रेलिवेंट है, आपस में रेलिवेंट है इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर की वैल्यूएशन में। मतलब कि जितना ज़्यादा आप, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, जितना डिविडेंड पे करोगे उतना फर्म की शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? द मॉडल हॉल्ड्स, ये मॉडल देखता है दैट द शेयर्स मार्केट प्राइस इज इक्वल। मतलब जो शेयर की बाजार मूल्य होता है, शेयर का, अंशों का बाजार मूल्य होता है, वो इक्वल होता है, बराबर होता है टू द शेयर्स डिस्काउंटेड फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट। जो उस पर्टिकुलर शेयर पे क्या दिया जाएगा, फ्यूचर में प्रोवाइड किया जाएगा लाभांश उसके। ये मॉडल बोलता है ऐसा। मतलब जितनी एक फर्म के शेयर की वैल्यू होगी ना, उसके बराबर होगा उस पे फ्यूचर में प्राप्त होने वाला जो लाभांश है वो, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ है वो क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी थ्रू डिविडेंड। इसमें हम रिलेवेंट किसको मान के चल रहे हैं, डिविडेंड को। तो गॉर्डन मॉडल को अगर छोटे शब्दों में रखें तो क्या बोलता है गॉर्डन मॉडल, कि जो लाभांश होता है वो फर्म की वैल्यू से क्या होता है, सीधा सीधा रिलेवेंट होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब एक फर्म जितना ज़्यादा क्या करेगी, जितना ज़्यादा फर्म की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा उस पर फ्यूचर में प्राप्त होने वाला डिविडेंड बढ़ेगा, और जितना हम डिविडेंड देंगे उतना क्या होगा, एक फर्म के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। तो आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, डिविडेंड और शेयर की वैल्यू। क्लियर है? देखिए आगे बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की अजम्पशंस की, मान्यताएं की। ठीक है, तो ये बोलता है ऑल इक्विटी फर्म, यानी सारी की सारी फर्म, मतलब कि फर्म में क्या होगी, सारी की सारी इक्विटी होगी। इक्विटी समझ के ना, यहाँ पे बात की जा रही है समता अंशों की। ठीक है, फिर देखिए नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और बाहरी कोई भी फाइनेंसिंग का हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब फर्म की इंटरनल जो फाइनेंसिंग है ना उसी का यूज़ करेंगे, जैसे कि शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए। ठीक है, वैसे ही बोला जा रहा है कि सारी की सारी क्या होंगी, इक्विटी शेयर्स होंगे फर्म के अंदर, और बाहरी कोई भी फाइनेंसिंग सिक्योरिटी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी जो सिक्योरिटीज़ हम इशू कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाला जो प्रॉफिट है ना हमें, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ऐसे नहीं कि कभी कितना हो रहा है, कभी कितना हो रहा है, वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स प्राप्त होगी। ये वोल्टर का भी था अजम्पशन, याद हो तो आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए परपेचुअल अर्निंग्स, कहने का मतलब वही बात है कि जो अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो भी क्या होती है, स्थायी रूप से होती है एक फर्म को। ठीक है, परपेचुअल मतलब स्थायी अर्निंग, कमाई, परपेचुअल अर्निंग स्थायी कमाई।
और नो टैक्सेस, यहाँ पे टैक्स को क्या नहीं किया गया है, कंसीडर नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटेंशन, वही स्थिर रूप से क्या हो रही है, रिटेंशन भी हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर द ग्रोथ रेट, मतलब जो लागत है ना वो आपकी क्या है, ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, पूंजी की जो लागत है वो ज़्यादा है किससे, जो ग्रोथ रेट है एक फर्म की उससे। के इज़ मोर देन ग्रेटर देन बी आर या फिर जी, जी का मतलब भी ग्रोथ रेट होता है और बी आर का मतलब भी ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। तो के क्या है, बी आर से या जी से क्या है, ज़्यादा है। बी आर याद रखना क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है फर्म की, विकास दर होती है फर्म की। क्लियर है। तो ये सारी अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं किसकी, जो आपका गॉर्डन मॉडल है उसकी। चलिए, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए मान्यताएं वगैरह हैं, थोड़ा सा उनको आपको याद रखना पड़ेगा। वॉल्टर और गॉर्डन दोनों की थोड़ी सी सिमिलर सी अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। ओके ना, चलिए आगे देखिए। अभी बात करें अगर फॉर्मूला की, जो गॉर्डन मॉडल है उसके, तो फॉर्मूला हमारा ये बनता है यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि जो आपका पी है, पी इज़ इक्वल टू प्राइस इक्वल होगा, पर पी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाई के माइनस बी आर। तो इसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और सबका मीनिंग समझते हैं। पी मीन्स हो गया यहाँ पे प्राइस, कीमत। ई का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर पे होने वाली जो अर्निंग होती है, जब हम इशू करते हैं शेयर्स को उन पे जो अर्निंग होती है, पर शेयर अर्निंग होती है ई, राइट, ठीक है। फिर बी का मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो। बी का मतलब क्या है यहाँ पे कि कितना प्रतिशत हम क्या कर रहे हैं, एक फर्म रिटेंशन के लिए रख रही है अपनी जो उसके पास जो अर्निंग हुई है उसमें से। क्लियर है। तो ई 1 माइनस बी डिवाइड बाई के क्या हो गई बताओ, के हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, माइनस बी आर। बी आर मैंने बताया था क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है, चाहे बी आर बोल दो चाहे जी बोल दो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से गॉर्डन मॉडल के थ्रू क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है, गॉर्डन मॉडल। आपको समझ में आ गया। वॉल्टर और गॉर्डन दोनों ही क्या है, रेलेवेंट अप्रोचेस हैं जिनके अजम्पशंस भी थोड़ी सेम है। बाकी वॉल्टर मॉडल थ्योरेटिकली बताया गया है और गॉर्डन मॉडल में क्या है, फॉर्मूले से हम निर्धारित करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, P इज इक्वल टू ई 1 माइनस बी डिवाइड बाई के माइनस बी आर। ओके, चलिए। तो अगर बात करें रेलेवेंट थ्योरी की, जिसमें हमने वॉल्टर और गॉर्डन दो थ्योरीज अच्छे से पढ़ ली है, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, अब हम अगर बात करें इररेलेवेंट अप्रोच की, तो इररेलेवेंट अप्रोच क्या होती है, अभी हमने देखा था, जिसमें डिविडेंड को पे करने या नहीं करने का एक फर्म की वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इररेलेवेंट अप्रोच के माध्यम से दिया गया है मॉडल, मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, ठीक है। मॉडल जो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था, याद है तो सभी को याद है ना, जिसने क्लासेस ली हैं, है ना। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे मॉडल। बात करें अगर मोदी गिलियानी एंड मिलर्स इररिलेवेंस मॉडल की, तो इसमें यही है जो अभी हमने देखा है कि वैल्यू ऑफ फर्म बोल दो चाहे वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब जो फर्म की वैल्यू है ना वो डिपेंड किस पे करती है, बोलो किस पे डिपेंड करती है, डिविडेंड पे डिपेंड नहीं करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, फर्म की अर्निंग पे डिपेंड करती है। एक फर्म को जितनी कमाई हो रही है उस पे डिपेंड करती है, और डिपेंड्स ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो भी विनियोग नीति अपनाती है, निवेश नीति अपनाती है एक फर्म उस पे, और नोट ऑन डिविडेंड पॉलिसी, यानी लाभांश नीति पे डिपेंड नहीं करती है। ये है इररिलेवेंस मॉडल का, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो वेल्थ है शेयर होल्डर्स की, जो फर्म की वैल्यू है वो डिपेंड करती है फर्म की होने वाली अर्निंग पे, और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उस पे, और डिपेंड नहीं करती है डिविडेंड पॉलिसी पे, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या क्या कहते हैं मोदी गिलियानी एंड मिलर। तो
मोदी, गिलानी एंड मिलर की कुछ मान्यताएं हैं वो देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि क्या क्या अजम्पशंस हैं। ये बोलते हैं कैपिटल मार्केट्स आर, जो पूंजी बाजार हैं वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड पीपल आर राशनल, कहने का मतलब पीपल क्या है, राशनल है, वो सोच समझ के क्या करते हैं, हर एक सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करते हैं कि उनको कितना क्या मिलेगा, अर्निंग मिलेगी इन्वेस्ट करने पे। ओके, और साथ ही नो टैक्सेस, इसमें भी वही है कि टैक्सेस को कंसीडर नहीं किया गया है। ओके, और फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो क्या आती है, नील आती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है, सभी के सभी मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर क्या होती है फ्लोटिंग कॉस्ट। वो क्या होती है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होती है, नील होती है। चलिए मैं ही बता देती हूँ फ्लोटिंग कॉस्ट। जब सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, डिबेंचर्स को, तो उनको निर्गमन में जो भी कॉस्ट लाती है, लागत आती है, उस सभी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या मानी गई है, यहाँ पे ज़ीरो मानी गई है। आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो भी विनियोग की अपॉर्चुनिटीज़ है एंड फ्यूचर के जो भी प्रॉफिट्स हैं, ऑफ फर्म्स आर नोन विद सर्टेनिटी, उनमें क्या है, बिल्कुल निश्चितता है, अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। ठीक है, बाद में लेकिन इस अजम्पशन को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। पहले लेकिन एमएम मॉडल की ये मान्यता थी कि जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, और जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स है वो क्या है, निश्चित होते हैं। अब बताओ क्या ऐसा रियल में हो पाता है, सक्षम है, ऐसा नहीं है ना। बट ये एमएम मॉडल की मान्यता थी, जिसे बाद में क्या कर दिया गया, बाद में इसे ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस आर इंडिपेंडेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है वो और जो लाभांश नीति का निर्णय है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो ये सारी मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं किसकी, एमएम मॉडल की, मोदी गिलानी एंड मिलर की इररिलेवेंट अप्रोचेस की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, सारी जो अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं उनको। ओके, चलिए अभी आगे देखिए, जानते हैं एमएम मॉडल का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है एमएम अप्रोच का वो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस P ब्रैकेट में D1 प्लस P1। ये फॉर्मूला है एमएम अप्रोच का, जिसमें जो आपका P0 है, P0 क्या है, ये देखो P0 का फॉर्मूला है, ये ज़ीरो ऊपर आएगा। ठीक है, P0 है मार्केट प्राइस पर शेयर एट टाइम ज़ीरो, मतलब करंट टाइम में जो मार्केट प्राइस है ना शेयर्स की, चालू समय में, उसको बोलेंगे P0। ठीक है, फिर P1 का मतलब हो गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम 1, मतलब बाद में क्या रहेगी, प्राइस किसकी, शेयर की, वो। ठीक है, अब D1 हो गया डिविडेंड पर शेयर एट टाइम 1, जो लाभांश है, लाभांश आएगा पर शेयर पे, जो लाभांश दिया जाएगा उसकी रेट हो गई D1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका एमएम मॉडल का, P0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस P ब्रैकेट में D1 प्लस P1। इसको ध्यान में रखना है और सभी टर्म्स को ध्यान में रखना है, उससे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एमएम मॉडल बोलता क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट देता है, क्या तथ्य प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इफ़ अ कंपनी रिटेन्स अर्निंग इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट एज डिविडेंड्स, कहने का मतलब जो कंपनी को एक प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें से अगर कंपनी, इफ़ अ कंपनी क्या करती है, रिटेन अर्निंग, मतलब अर्निंग्स को क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट एज डिविडेंड्स, मतलब डिविडेंड्स, लाभांश देने की बजाय कंपनी क्या कर लेती है, अर्निंग को रिटेन कर लेती है, तो द शेयर होल्डर इंजॉय, तो जो शेयर होल्डर्स है ना वो इंजॉय करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स रिटेन, यानी जो कैपिटल में एप्रिसिएशन होगा, कैपिटल की मूल्य में जो वृद्धि होगी ना, मतलब जहाँ पे एक शेयर 10 का है वो 12 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, उसको शेयर होल्डर्स क्या कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स रिटेन, जितना क्या किया जाएगा, इक्वल रिटेन करके रखा जाएगा अर्निंग को, उतना। ठीक है, और अगर कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को रिटेन करने की बजाय अगर लाभांश
लाभांश देती है तब क्या होता है बोलो, तब क्या होगा कि एक जो शेयर होल्डर है वो इंजॉय कर पाएगा उतनी अमाउंट को, जितना क्या है, जितना बढ़ेगी ना, मतलब कि जितना बढ़ेगी इंस्टेड टू द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल वुड हैव अप्रिशिएट, जितना उसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी, कितना अगर वो रिटेन करती है तब बढ़ती है उतना। कहने का मतलब एमएम मॉडल ये बोलता है कि आपकी अर्निंग है, अगर आप उसमें से रिटेन करके रखोगे तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो उस वे में बढ़ेगी, जितना क्या होगा कि जितनी रिटेन करने पे क्या होगा, जितनी जैसे 10 का शेयर है वो 12 का 15 का होके फिर से क्या होगा, मार्केट में जाएगा, शेयर होल्डर को उसको क्या करेंगे, फिर जैसे एक शेयर 10 का है वो अगर 20 में बेच पा रहे हैं तो उनकी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, राइट। और वही अगर रिटेन ना करके डिविडेंड लेते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, तो उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ किस वे में बढ़ेगी, जितना वो रिटेन करते हैं उस रेशो में उनको जितना डिविडेंड मिलेगा, मतलब रिटेन ना करके क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया, तो उससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाएगी। अगर रिटेन करेंगे तब तो कैपिटल गेन यील्ड बढ़ेगा, और अगर डिविडेंड देंगे तो करंट यील्ड बढ़ेगी, किसकी, शेयर होल्डर की। अब हमने पढ़ा था करंट यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है, राइट। अगर रिटेन करेंगे तो क्या होगा, एक शेयर 100 का था वो 120 में वो बेच पा रहे हैं, जिससे 20 रुपये की क्या हो गई, उन्हें कैपिटल गेन यील्ड हो गई। और वही अगर डिविडेंड देंगे तब क्या होगा, करंट यील्ड बढ़ेगी। कहने का मतलब जितना 10 रुपये का शेयर था उस पर 3 रुपये का डिविडेंड और दे दिया है ना, तो उससे पर शेयर पे 3 रुपये क्या होंगे, उनके डिविडेंड बढ़ गया, करंट यील्ड उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही बोलता है एमएम ने, यही तथ्य दिया था। क्लियर है सभी को, मैंने नॉर्मल वे में भी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो फाइनली हमने जो 3 थ्योरीज हैं किसकी, डिविडेंड की, वो हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली है। कौन कौन सी बोलो, रेलिवेंट अप्रोच के माध्यम से देखें तो वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, और अगर इररिलेवेंट अप्रोच के माध्यम से देखें तो कौन सा बोलो, एमएम मॉडल। ठीक है, कुछ बेसिक थिंग्स थी कि करंट यील्ड क्या होता है, कैपिटल यील्ड क्या होता है, फिर जो प्रोसेस होती है अर्निंग की, किस तरीके से सबसे पहले सेल्स होती है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कढ़ाते हैं, तो फिर कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट कढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर क्या आता है, ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी में से क्या करते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट को घटा देते हैं डिबेंचर पे देने वाले, तो क्या निकल के आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT निकल के आता है, राइट। उसके बाद में हम जब टैक्स को घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, एंड आफ्टर डेट जब हम उसमें से लेस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को, तो हमारा बचता है EPS, जो अर्निंग होती है पर शेयर पे, इक्विटी शेयर पे, वो हमारा बच जाता है। ठीक है, उसमें से फिर हमें डिसाइड करना होता है कि कितना हम रिटेन करके रखें और कितना हम डिविडेंड के लिए दें। उसके लिए हमने 2 अप्रोचेस के माध्यम से 3 थ्योरीज को कवर अप कर लिया है। यही पूरा निर्धारित किया जाता है किसमें, जो डिविडेंड पॉलिसी है उसमें, लाभांश नीति निर्धारण में। क्लियर है, तो कुछ इसके जो हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी जब हम MCQ सेशन करेंगे तब। ओके ना, तो आप अच्छे से जो डिविडेंड पॉलिसी है जिसको हमने 3 लेक्चर्स में क्या किया है, समअप किया है, उसको आप अच्छे से क्या करना, लगाना अच्छे से। बाकी अगर कोई चैप्टर्स बचे हुए हैं पीछे तो उनको भी अच्छे से डिटेल में कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर हम MCQs के बाद नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे FM के, बिजनेस फाइनेंस के, उनकी और बढ़ेंगे। ओके ना, चलिए तो अच्छे से क्लास को लगाइए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बता देना, और सभी अपनी अटेंडेंस दे देना। कैसे देना है अटेंडेंस, यू नो वेरी वेल, सभी लाइक बटन पे प्रेस कर देना। आपकी अटेंडेंस मैं समझ जाऊंगी कितने बच्चों ने अच्छे से क्लास को लगाया है। ओके, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सभी क्या करना बोलो, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। कुछ सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से सब प्रिपरेशन करते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और बता दूँ बात, अपडेट जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या जो क्विज है वो स्टार्ट होने वाली है, तो आप जाके क्या कर लो, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो वेबसाइट पे जाके, फिर ताकि आप क्विजेस को अटैम्प्ट कर पाओ। ओके, तो चलिए जो भी फिलर फॉर्म के साथ
मिलके स्टडी करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। जो वेबसाइट है वो www.ugcnet.com, यहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से जो डेली क्लासेस होती हैं उनके PDF नोट एज अ नोट्स PDF भी आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जो जिसके माध्यम से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उनको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।